Faraday's law of EMI। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से आप लोग जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक कंपास नीडल को रखा जाए, एक मैग्नेटिक नीडल को रखा जाए तो वो डिफ्लेक्ट होता है। अब फराडे के दिमाग में एक सवाल उभरता है, क्या एक कॉइल के आसपास, कॉइल आप लोग समझते हैं सोलेनॉइड हो गया या फिर एक सर्कुलर टर्न हुआ वायर का, तो क्या एक कॉइल के आसपास एक मैग्नेट को मूव किया जाए तो उस कॉइल में करंट जनरेट हो सकता है? जस्ट ये ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट का उल्टा है। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से आप लोग जानते हैं कि एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यदि उसमें करंट हो, है ना। एक करंट लूप या एक करंट कॉन्फ़िगरेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कंपास नीडल को रखा जाए यानी कि एक मैग्नेट को रखा जाए तो वो डिफ्लेक्ट होता है। तो क्या इसका उल्टा सही है? मतलब यदि किसी कंडक्टर के आसपास बेटर होगा यदि हम कहें एक कॉइल के आसपास, है ना। कॉइल में आप सोलेनॉइड भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर एक सिंगल सर्कुलर टर्न वाला कॉइल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या उसके आसपास एक मैग्नेट को मूव किया जाए तो उसमें करंट इंड्यूस होता है? क्या करंट जनरेट होता है? तो ये सवाल फराडे के दिमाग में उभरता है, और इसे जानने के लिए फराडे और हेनरी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उनमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको बोर्ड पे दिखाया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट 6.1 है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट 6.2 है और ये थर्ड एक्सपेरिमेंट 6.3। फराडेज लॉ ऑफ ईएमआई पर पहुंचने से पहले इन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट्स है ना, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को करने पे हमें क्या पता चलता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल है। चलिए यहाँ पे मैंने सिंगल टर्न का ही लिया है, यहाँ पे आप इसके बजाय सोलेनॉइड भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक कॉइल है और इसके जो 2 एंड्स हैं, इससे जो है गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया। गैल्वेनोमीटर आप लोग जानते हैं, उसका काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना और करंट का डायरेक्शन बताना। ओके, तो एक कॉइल है और उससे जो है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया, और एक बार मैग्नेट को जो है इस कॉइल के पास मूव किया जा रहा है। इस तरीके से कॉइल को इसके नज़दीक लाया जाता है और इससे दूर ले जाया जाता है, इस तरीके से। तो एक कॉइल को जो है इसके आसपास ऐसे ऐसे मूव किया जा रहा है। सॉरी, एक मैग्नेट को इस कॉइल के आसपास इस तरीके से मूव किया जा रहा है। तो पाते हैं कि जब भी मैग्नेट जो है वो कॉइल की ओर आ रहा होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है जो कि करंट को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेट जब कॉइल से दूर जा रहा होता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है जो कि करंट को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रहे, पहली बार जब हम लोग मैग्नेट को नज़दीक ला रहे थे उस समय जो करंट का डायरेक्शन था, और जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तब जो करंट का डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इतना ही नहीं, यदि आप मैग्नेट के पोलरिटी को भी चेंज कर दें, है ना, अभी आप नॉर्थ पोल को ला रहे थे, यदि आप साउथ पोल को नज़दीक लाएंगे तो फिर जो है करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसके बाद यदि मैग्नेट यहाँ पर या कॉइल के अंदर ला करके रोक दिया जाए, ठीक है, यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी दिखता है जब आप मैग्नेट को इसके पास लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं। या यूँ कह सकते हैं, आप मैग्नेट को स्थिर रख के कॉइल को इसके पास ले जाइए, कॉइल को इससे दूर ले जाइए, आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। कहने का मतलब करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस होता है कब? जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो। यदि कॉइल और मैग्नेट के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन हो तो इस कॉइल में जो है करंट इंड्यूस होता है। तो जाहिर है इनके बीच मोशन के कारण जो है इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। पोलरिटी चेंज कर रहा है तो यहाँ डिफ्लेक्शन दिख रहा है। कारण क्या है? मूवमेंट्स, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच, कॉइल के बजाय आप सोलेनॉइड भी कर सकते हैं, तो एक मैग्नेट और एक सोलेनॉइड के बीच यदि रिलेटिव मोशन हो तब सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। अब आप जानते हैं
एक करंट लूप भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो आप इस मैग्नेट को जो है एक करंट लूप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक करंट लूप कंसीडर किया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, है ना। और इसको भी जब हम कॉइल के नज़दीक लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। और उसी तरीके से नज़दीक लाने पर जो है करंट का जो डायरेक्शन है और फिर इसे दूर ले जाने पर करंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यदि आप करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स कर देते हैं तो फिर इसमें करंट का डायरेक्शन यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है। ओके, तो इस तरह का फेनोमेनन में जब मैग्नेट और कॉइल के बीच या फिर एक करंट लूप और ये कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट जनरेट हो रहा है, उसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं। और ये जो फेनोमेनन है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है एक जगह और देखने को मिलता है। यहाँ एक कॉइल है जिसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है और दूसरा कॉइल है जिसे एक स्विच के हेल्प से बैटरी से कनेक्ट किया गया है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक रखे गए हैं, ठीक है। अब यदि स्विच को हम ऑन करते हैं तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं गैल्वेनोमीटर में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दिखता है। एक क्षण के लिए जो है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद वापस। फिर जब स्विच ऑफ करते हैं गैल्वेनोमीटर में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दिखता है। स्विच ऑफ करेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, स्विच ऑन करेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। स्विच ऑन करके छोड़ दिए, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब आप स्विच ऑन करते हैं एक क्षण के लिए डिफ्लेक्शन दिखता है, स्विच ऑफ करते हैं एक क्षण के लिए डिफ्लेक्शन दिखता है। ओके, यानी कि जब स्विच ऑन करते हैं उस समय कुछ देर के लिए इसमें करंट फ्लो करता है, जब स्विच ऑफ करते हैं उस समय कुछ देर के लिए इसमें करंट फ्लो करता है। अब इन ऑब्जर्वेशंस को, ये जो एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ EMI। EMI का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देखिए इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स फैराडे करते हैं और उनके बेसिस पर फैराडे का कंक्लूजन ये था कि किसी सर्किट से, किसी कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता है, किसी कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता है, तब उस कॉइल में एक करंट जनरेट होता है और उस करंट को कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। और ये फेनोमेनन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कही जाती है। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही ये रिजल्ट उन्होंने दिया था। क्या है ये? जिसे हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ EMI के नाम से जानते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, द मैग्नेटिक ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट। किसी सर्किट में इंड्यूस्ड EMF, सर्किट का मतलब यहाँ पे थोड़ा समस्या हो रही होगी समझने में। देखिए ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल जिससे कि गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया, ये अपने आप में एक सर्किट है। देखिए क्लोज्ड है, कंटिन्यूअस है ना, क्लोज्ड भी है, कंटिन्यूअस भी है, इसलिए ये सर्किट है। इसमें करंट फ्लो कर सकता है। यदि गैल्वेनोमीटर के बजाय बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये करंट फ्लो करेगा। तो ये क्लोज्ड है, कंटिन्यूअस है, इसलिए ये सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट में यदि आपको करंट मिल रहा है तो करंट के लिए कोई ना कोई EMF का सोर्स रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स रहा होगा, तब तो इसमें करंट मिल रहा है। आप देख रहे हैं जब मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इन दोनों कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन है, इसे मैं C1 बोल देता हूँ, इसे C2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो C1 और C2 के बीच रिलेटिव मोशन है, या फिर यहाँ पर आप C1 C2 दोनों को स्थिर तो रखे हुए लेकिन यहाँ स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं बार बार, तब C1 में इसे भी C1 बोलिए, करंट दिखता है जिसे आप लोग बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। कहाँ से करंट? वहाँ जरूर कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होना चाहिए, EMF का सोर्स होना चाहिए, राइट। तो हम लोग कहते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का कारण है इंड्यूस्ड EMF।
इंड्यूस्ड करंट किसके कारण है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि एक कॉइल से, या फिर इसे आप सर्किट भी कर सकते हैं, तो इस सर्किट से यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब इस सर्किट में, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक स्यूडो बैटरी की तरह ये काम करने लगता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। स्यूडो मतलब झूठा। ओके, इसमें बैटरी नहीं है, लेकिन जब इस कॉइल से, या फिर इसे आप सर्किट बोले, इस सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तब एक स्यूडो बैटरी इसमें काम करने लगता है, एक झूठा बैटरी जो है इसमें काम करने लगता है, जो कि ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, जो कि ईएमएफ देता है। इस ईएमएफ को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें करंट मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इक्वल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फराडे ने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से दिया है। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कॉइल से या सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, इस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उस ईएमएफ के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन जरा एक्सप्लेन कीजिए इन एक्सपेरिमेंट्स को उसके हेल्प से। चलिए देखिए, ये मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट इस कॉइल से दूर है तो इसके कारण जो यहाँ फील्ड होगा वो कम है, और जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के नज़दीक आता रहेगा वैसे वैसे फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, number of field lines crossing the area of this coil is called magnetic flux, and it is given by dot product of magnetic field vector and area vector, right? तो जैसे जैसे इस मैग्नेट को आप नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी किया, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है। आप मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीकर होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, और इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज किया यानी मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? अब यहाँ देखिए, यहाँ मैग्नेट का काम ये करंट लूप कर रहा है। ये भी तो मैग्नेटिक डाइपोल है ना। नज़दीक लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया से इंक्रीज करता है, दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है, और इस कारण से है क्या? ईएमएफ इंड्यूस होता है। फराडे ने बताया तो कि यदि एक कॉइल के एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। इसमें क्या होगा एक्सप्लेनेशन देखिए, जब ये स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो इसमें करंट जो है अचानक से अपने सैचुरेशन वैल्यू पर नहीं पहुंचता है। जब हम लोग स्विच करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ये करंट अचानक से सैचुरेशन वैल्यू पर नहीं पहुंचता है, ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो कुछ समय इसे लगता है करंट को अपने सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंचने में, तो उस दौरान करंट चेंज हो रहा है। जितने भी देर के लिए, ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा टाइम इंटरवल ही क्यों ना हो, जितने भी देर के लिए ये करंट इंक्रीज कर रहा है स्विच ऑन करने के बाद, उतना देर तक ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो वैरिंग होगा, और वो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक कर रहा है, यानी कि इसमें जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो वैरी कर रहा है, और चूंकि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर जब स्विच ऑफ करेंगे तो अगेन इसका करंट अचानक से जीरो नहीं होता है, सडनली ये जीरो नहीं हो जाता, बल्कि करंट का वैल्यू धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। अब करंट का वैल्यू चूंकि धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है तो ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो भी अचानक से जीरो नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे करके जीरो पर आएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है लिंक कर रहा है इस कॉइल से, यानी कि इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वैरी कर रहा है। यदि वो वैरी कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एक क्षण के लिए जो है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसमें करंट मिलता है। जब स्विच ऑन करेंगे करंट वैरी करता है, जब स्विच ऑफ करेंगे करंट वैरी करता है, इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है, और इस कारण से इससे मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता है।
और इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन जरा सोचिए, ऑन कर दिए, सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच गया करंट, उसके बाद करंट तो चूंकि फिक्स है, कांस्टेंट हो गया, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया यानी चेंज नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। तो आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट्स है 6.1, 6.2 और 6.3, इसमें करंट किस वजह से इंड्यूस हो रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब जो है हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आइए फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई पर क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहे इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी अपॉन डी टी क्या हुआ? रेट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो डी फाई बी अपॉन डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, राइट। को पता है रेट पता करने के लिए आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर लगा होता है निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन क्यों? तो ये निगेटिव साइन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है, और ये आपको क्लियर होगा अगले टॉपिक में, लेंज लॉ में, ठीक है। तो अभी आप लोग इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, अभी आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए कि यहाँ पर ये माइनस साइन होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। क्यों होता है ये आपको अगला टॉपिक जो कि होगा लेंज लॉ, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जाई इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये है आपका फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। अब आइए, ये एक कॉइल है और इसमें कोई दो पॉइंट कंसीडर कीजिए, ठीक है। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वैरी कर रहा है, इससे जो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वैरी कर रहा है। और इस कारण से इसके इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस क्या इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल है? माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के इक्वल है, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। अब यदि हम एक सोलेनॉइड कंसिडर करें, एक काम करते हैं, पहले 2 टर्न्स वाला एक कॉइल कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये रहा एक कॉइल का फर्स्ट टर्न, ठीक है। अब यहाँ से ये अगला दूसरा टर्न स्टार्ट होता है, दूसरा टर्न भी एक सर्कुलर टर्न बना रहा है, ये रहा, ठीक है। अब चलिए एक मैग्नेट को जो है इसके नज़दीक लाते हैं, तो पहला टर्न जो है उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जो दूसरा टर्न है, क्योंकि ये दोनों क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो दूसरा टर्न जो है उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, राइट। अब जो पहला टर्न है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, तो ये जो पहला टर्न है, ठीक है, इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक के बीच, यहाँ पे 2 पॉइंट यदि हम लोग कंसीडर करें, तो उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा? चाई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। और साथ ही साथ ये जो दूसरा टर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला है ना, इसके अक्रॉस भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें भी हम लोग 2 पॉइंट यदि कंसीडर करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसके अक्रॉस भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो कितना है? क्योंकि ये दोनों क्लोजली स्पेस्ड है, तो दोनों से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इक्वल है, तो इसलिए जो है इससे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना इंड्यूस होगा? वो होगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो इसके अक्रॉस टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट के अक्रॉस, वो कितना हुआ? पहला टर्न के अक्रॉस माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, दूसरा टर्न के अक्रॉस माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, और ये दोनों सर्कुलर टर्न्स सीरीज में है ना, देखिए
पहला टर्न का इंड से दूसरा टर्न का इंड स्टार्ट होता है। तो ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो क्या हो जाते हैं, सम अप हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, प्लस दूसरा का जो है वो भी माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल जाएगा। राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे मिला आपको 2 माइनस टू डी फाइव बी अपॉन डी टी। और इसी तरीके से यदि एन टर्न्स हो तब कितने सारे टर्न्स हो, एन टर्न्स, है ना। मतलब के सोलोनॉइड हो हमारे पास, फॉर सोलोनॉइड, या फिर बोल सकते हैं कॉइल ऑफ एन टर्न्स। क्या होगा उसके लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सारे टर्न के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना है, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। जितने भी टर्न्स है ना, जितने भी सर्कुलर टर्न्स हैं उस सोलेनॉइड में, उस कॉइल में, उन सब के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। और वो सब चूंकि सीरीज में है तो उन सब के पोटेंशियल डिफरेंसेज को, उन सब के ईएमएफ को हम लोग सम अप कर देंगे तो हम लोग को सोलेनॉइड के अक्रॉस नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल जाएगा। सबको ऐड करेंगे चूंकि एन टर्न्स है तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो ये है फैराडेज लॉ ऑफ EMI, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। यदि एक सिंगल टर्न हो तो chi is equal to माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, और यदि n टर्न्स हो तो उसके आगे हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से जो है इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है। NCERT example 6.2, a square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane। एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर और रखा गया है किसमें, ईस्ट वेस्ट प्लेन में। ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखा गया है। A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction। The magnetic field is decreased to 0। तो इसका मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला था और ये डिक्रीज करके 0 हो जाता है इन 0.70 सेकेंड, 0.70 सेकेंड at a steady rate। Determine the magnitudes of induced EMF and current during this time interval। ऐसा कुछ। ईस्ट वेस्ट प्लेन में सपोज यहाँ पर आप डायरेक्शन इस तरीके से जूम कीजिए, मेरे पीछे जो है वो ईस्ट है, मेरे सामने यानी आप लोगों की तरफ जो है वेस्ट है, और ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है। ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट प्लेन हुआ। इस प्लेन में एक स्क्वायर कॉइल रखा हुआ है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्क्वायर कॉइल रहा और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस कॉइल के अक्रॉस है, इस कॉइल को क्रॉस करता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मेरे पीछे ईस्ट है और ये डायरेक्शन नॉर्थ है। ठीक है। तो ये कॉइल नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये बीच में, जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा किसके साथ, इस प्लेन के साथ, है ना। और इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में। तो इस एरिया वेक्टर के साथ भी ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। और ये कॉइल जो है ईस्ट वेस्ट प्लेन में है। कॉइल इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है। ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है
वो आपका है 45 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है 0.1 टेस्ला से घट करके हो जाता है 0। कितना देर में? 0.70 सेकेंड में, एक कांस्टेंट रेट से, एक स्टेडी रेट से। ठीक है, और जब आप लोग जानते हैं जब स्टेडी रेट हो तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट दोनों इक्वल होता है। तो कहने का मतलब आप डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कहिए या फिर डी बी अपॉन डी टी कहिए, ये दोनों सेम है। और कितना है तो देखिए, तो यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ जाता है 0.10 टेस्ला से डिक्रीज करके 0 हो जाता है। ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस लगा रखा है। ठीक है, अपॉन टाइम जो है, टाइम है 0.70 सेकेंड। तो आपको ये जो रेट है ये आपको मिलता है डी बी अपॉन डी टी जो है इसका वैल्यू मिलता है 1/7 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, अब आइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्साई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। और अभी हम डायरेक्शन वगैरह के पीछे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि लेंज लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो सिर्फ मॉडुलस लगा देते हैं जिससे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर सकें। ठीक है, डी फाइव बी का मतलब बी ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है जी? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है अपॉन डी टी। इसमें से एरिया जो है वो तो कांस्टेंट होगा। एरिया कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² स्क्वायर मीटर। ओके, और एरिया कांस्टेंट है तो एरिया को आप बाहर रख सकते हैं। कॉस 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√2, ये भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या? डी बी अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है? 1/7 है। और एरिया कितना है? 10⁻⁻² इंटू 1/√2 इंटू 1/7। इतना वोल्ट आपको मिला। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 10⁻⁻² अपॉन 7√2 वोल्ट, ये रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? तो रेसिस्टेंस जो है इस कॉइल का बताया गया है 0.5 ओम। मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी पलट करके। तो रेसिस्टेंस इस कॉइल का बताया गया है 0.5 ओम। आप लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं V अपॉन आर। V का वैल्यू ये रहा और रेसिस्टेंस 0.5 ओम है, वो आप लोग पुट करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा एम्पियर में। ठीक है, तो ये है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6.2। एक बार फिर से मैं समझा दूँ। एक कॉइल है जो कि ईस्ट वेस्ट प्लेन में है। कॉइल कैसा है? स्क्वायर शेप का है। ठीक है, और उसका साइड है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। अब इस कॉइल से जो है एक मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये वाला डायरेक्शन मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है, ये नॉर्थ और ये मेरे पीछे जो है वो ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ये बीच में ऐसे जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा। दोनों के बीच एंगल जो है वो, यदि नॉर्थ से ईस्ट के बीच टोटल एंगल यदि देखा जाए तो वो 90 डिग्री होता है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच से जा रहा है तो ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड का जो इनिशियल वैल्यू था वो 0.10 टेस्ला था। ठीक है, और डिक्रीज करके हो जाता है 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कहिए या डी बी अपॉन डी टी कहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि चेंज जो है वो स्टेडी रेट से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1/7। ठीक है, तो ये आपको मिला 1/7 टेस्ला पर सेकेंड। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप लोग फैराडे लॉ ऑफ ईएमएफ अप्लाई करेंगे। एक्साई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। और मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीशन क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीशन होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा का वैल्यू था 45 डिग्री। एरिया जो है कांस्टेंट है तो उसे हम लोग बाहर कर सकते हैं। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, वो भी बाहर कर सकते हैं। चेंज क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए हमने लिखा डी बी अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू मिला था 1/7। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, आपको मिल जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्साई का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर भी का वैल्यू जो है आप लोग एक्साई पुट करेंगे। रेसिस्टेंस जो है 0.5 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पुट करेंगे तो आप लोग को इंड्यूस्ड करंट भी मिल जाएगा। ओके, अब एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.3 देखिए। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of
द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कॉइल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मैं रेडियस लिखता हूँ, ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 10 टू द पावर -1 मीटर। ये जो है कॉइल का रेडियस है, इसमें 500 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, और इसका रेसिस्टेंस जो है, ये रेडियस नहीं है, रेसिस्टेंस है, मैं लिख देता हूँ रेसिस्टेंस, ये है आपका 2 ओम। और इसे जो है अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ नॉर्मली रखा गया, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया, ठीक है। इस कॉइल का जो प्लेन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस प्लेन का, इस कॉइल का एरिया वेक्टर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री है। फिर से सुनिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ इस कॉइल का प्लेन जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर है। तो उस प्लेन का जो नॉर्मल आप लोग ड्रॉ करेंगे एरिया वेक्टर के लिए, वो जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो थीटा का वैल्यू मैंने 0 लिख लिया, ओके। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। अब इसे जो है वर्टिकल डायमीटर के अबाउट जो है रोटेट कर दिया गया है। ये कॉइल था, सर्कुलर कॉइल, और ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था, और इस कॉइल को जो है रोटेट कर दिया गया 180 डिग्री से। कितना डिग्री से रोटेट कर दिया गया? 180 डिग्री से। कितना देर में? 0.25 सेकंड में, इन 0.25 सेकंड पूरी तरीके से एक टर्न जो है इसको लगा दिया गया, ठीक है। 180 डिग्री से जो है इसको रोटेट कर दिया गया। It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitudes of the EMF and current induced in the coil. आपको जो है इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड आपको पता करना है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ का वो बताया जा रहा है, HE लिखते हैं, ये आपका है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये रोटेट कराया गया स्टेडी रेट से, तो जो फ्लक्स में चेंज आया होगा वो भी स्टेडी रेट से रहा होगा। तो आप d∅b/dt कहिए या फिर ΔΦb/ΔT कहिए, सेम होना चाहिए, स्टेडी रेट हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इनिशियल फ्लक्स कितना है? इनिशियल फ्लक्स phi I = BA cos। शुरुआत में ये जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच वो 0 डिग्री है, और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा जी? तो इसे रोटेट करा दिया गया 180 डिग्री से ना, तो 180 डिग्री से जब इसे रोटेट करा दिए तो अब एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री से घुमा करके 180 डिग्री पे कर दिए, तो मतलब एरिया वेक्टर इधर था तो ये घूम करके इधर आ गया, राइट। तो अब हमें क्या लिखना चाहिए? BA cos 180 डिग्री। अब कहेंगे सर एरिया वेक्टर का वैल्यू तो, मतलब एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ हमेशा जो एंगल बनाता है वो 0 से 90 के बीच ही रहता है, क्योंकि स्मॉलर एंगल बनना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन रेफरेंस आप बार बार चेंज नहीं ना कर सकते हैं। अभी मान लिए कि आप इसे रेफरेंस मान लिए, ठीक है, और ये रोटेट कर गया, तो अब रेफरेंस इसे नहीं ना मानेंगे,
ठीक है, जो प्रायर पोजीशन है, जो पहले का पोजीशन है, उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग को चलना होगा। ठीक है, तो पहले था 0 डिग्री और अब हो गया, क्योंकि ये 180 डिग्री रोटेट कर गया है, तो इसलिए अब जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कीजिए। बी का वैल्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो है 3 × 10⁻⁻5। एरिया कितना है जी? तो एरिया आपका होगा πr²। एरिया जो है वो होगा πr²। ठीक है, और r का वैल्यू है 10⁻⁻1, तो ये आपका हो जाएगा π × 10⁻⁻2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, π × 10⁻⁻2 स्क्वायर मीटर, π × 10⁻⁻2, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इनिशियल फ्लक्स आपको मिला 3 π × 10⁻⁻7। वेबर में हम लोग लिखते हैं फ्लक्स को, आप लोगों को पता होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है। और यहाँ पर सब कुछ तो वैल्यू वही है, सिर्फ cos 180 का वैल्यू जो है -1 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा -3 π × 10⁻⁻7 वेबर। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा d∅b/dt, फाइनल माइनस इनिशियल, मॉडुलस लगा करके लिखते हैं। ठीक है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा वैल्यू उसे हम लोग मॉडुलस लगा कर लिखेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 6 π × 10⁻⁻7 फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और हमने मॉडुलस लगा करके लिखा है। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू आता है इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -6 π, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये आपको हो गया 6 π × 10⁻⁻7। और कितना देर में ये चेंज लाया जाता है? ये चेंज जो है 0.25 सेकेंड में आता है, 0.25 सेकेंड। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू वोल्ट में मिल जाएगा। अगेन V इज इक्वल टू IR आप लोग जानते हैं, तो यहाँ से इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू V/R। V का वैल्यू ये एक्साई है ना, अपॉन R। अब पुट कर लेंगे, ये जो ईएमएफ मिलेगा वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और रेसिस्टेंस जो है वो दिया गया है 2 ओम, वो पुट कर देंगे, तो आपको जो है इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3। अब सॉरी एग्जाम्पल 6.3। अब इसके बाद जो है एग्जाम्पल 6.1 जरा पढ़िए। एग्जाम्पल 6.1 क्या कहता है? कंसिडर एग्जाम्पल 6.2। What would you do to obtain a large deflection of the galvanometer? How would you demonstrate the presence of an induced current in the absence of a galvanometer? आपको याद होगा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट 2 में क्या था? C1 जो कॉइल है इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया, और दूसरा C2 जो कॉइल था इससे बैटरी कनेक्ट किया गया था और इसमें करंट दौड़ रहा था। अब आप चाहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो लार्ज हो, बड़ा हो जाए, यानी कि करंट इसमें ज़्यादा मिले, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए कई तरीके हैं। यहाँ पर इसमें करंट बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाने के लिए आप जो बैटरी यूज कर रहे हैं उस बैटरी का ईएमएफ बढ़ा देंगे, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि इन दोनों कॉइल के बीच में जो है ना एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस रख दीजिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड का जो परमिएबिलिटी है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का परमिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा होता है, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आप यदि गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन चाहते हैं तो क्या करेंगे? इन दोनों कॉइल के बीच जो है एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, जैसे कि आप सॉफ्ट आयरन जो है यूज कर सकते हैं। ओके, अब कहा जा रहा है कि यदि आप गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं करना चाहते हैं और इंड्यूस्ड करंट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? तो एक छोटा सा बल्ब जो कि टॉर्च वगैरह में यूज होता है, जिसका ईएमएफ काफ़ी कम होता है, ईएमएफ रेटिंग जो है कम होता है, उसका यूज आप लोग कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के जगह। जब भी करंट इंड्यूस होगा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल 6.1 था। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।